हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस को, जिससे रिलेटेड आपके 6 क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब 12 नंबर आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के होते हैं। अगर आप इन 12 नंबर को फिक्स करना चाहते हो तो आप इस क्लास को शुरू से एंड तक कंप्लीट देखिए। मैं सारे के सारे क्वेश्चन को बिल्कुल बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कुछ इस तरह से है। कह रहा है कि विकृति की इकाई क्या होती है। और मैंने आपको क्लासेस में बता रखा है कि जो विकृति होती है ना, इसकी कोई इकाई नहीं होती, ये यूनिट लेस होती है ना। इसकी कोई इकाई नहीं होती है, मतलब इसकी नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है भैया कि लंबाई में परिवर्तन है ना, लंबाई में परिवर्तन किस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था लंबाई में परिवर्तन को हम डेल्टा एल या फिर डी एल से दर्शाते हैं। किससे? डेल्टा एल या डी एल से। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? डी एल दिख रहा है ना, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो डी एल से भी हम दर्शा सकते हैं किसी भी लंबाई में परिवर्तन को। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि मशीन इंजीनियर द्वारा किस हैंडबुक का उल्लेख किया जाता है। जो मशीन इंजीनियर होते हैं उनके द्वारा कौन सी पुस्तिका का जो उल्लेख किया जाता है, किस हैंडबुक का उल्लेख किया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है मार्क स्टैंडर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, मार्क स्टैंडर्ड, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिस क्वेश्चन पे टाइम देने का होगा मैं उस पर टाइम दूंगा, है ना। जिसे आप ऐसे याद रख सकते हैं उसे आप याद रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है। ऐसी कौन सी पुस्तिका है जिसमें सभी रेट होते हैं। रेट मतलब जो आपकी दर होती हैं वो आपकी सारी होती है उसमें। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइस कैटलॉग कहते हैं, यानी मूल्य सूची, है ना। क्या कहते हैं? प्राइस कैटलॉग यानी मूल्य सूची। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, और यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई समस्या नहीं होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे? कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है। ऐसा कौन सा प्राधिकरण है, जो ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो कि पब्लिश करती है रेट्स को, है ना। तो वो भाई जाहिर सी बात है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही तो होगा। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही क्या करता है? रेट्स को, जो शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल ऑफ रेट्स, वो पब्लिश करता है। तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर भी आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो वो आप एक बार मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है? मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे दो तरह से पूछेगा। मशीनी भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, और दूसरा आपसे पूछेगा स्नेहक का यूज़ क्यों करते हैं। तो याद रखिएगा दोनों का एक ही आंसर है, यानी जो मशीन होती है ना उनमें घर्षण को कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट यानी स्नेहक का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जो स्नेहक होते हैं ना वो क्या करते हैं? मशीनी भागों में जो घर्षण होता है उसे कम कर देते हैं। अब देखिए घर्षण क्या होता है? घर्षण होना भी ज़रूरी है, और ज़्यादा हो गया तब भी ज़रूरी है, यानी बिल्कुल ना हो तब भी दिक्कत है, और ज़्यादा हो जाए तब भी दिक्कत है, यानी मीडियम होना चाहिए, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए उसी से रिलेटेड है, जो कि घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा गया है। अब की बार पूछा इसने कि स्नेहक का क्या उद्देश्य है, यानी स्नेहक का क्या पर्पस होता है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था घर्षण को कम करने के लिए, है ना। घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड आया है। कह रहा है कि 14x + 3y + 25x + 2y का मान क्या होगा। इसकी वैल्यू हमें बतानी है, और ये तो बहुत बेसिक मैथमेटिक्स से क्या हो जाएगा। देखिए 14x, हम x वाली टर्म को एक जगह कर लेते हैं, 14x और 25x को, है ना। तो यहाँ पर मैंने इन्हें एक तरफ कर लिया। इसके बाद 3y और 2y को मैं एक तरफ कर लेता हूँ, 2y और 3y, इस तरह से। अब यहाँ पर 14 और 25 मिलकर के कितना हो जाएगा? ऐड करेंगे तो 39x + 2y और 3y मिलकर के कितना हो जाएगा? 5y। तो ये आपको कहाँ पर दिख रहा है? ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी। बेसिक मैथ है ना, ऐसा तो है नहीं कि रॉकेट साइंस इसमें लग रही है ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि आपसे कह रहा है a⁴m/a⁴n का फॉर्मूला क्या होता है। और ये बेसिक मैथ का ही है, 5th 6th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। इसमें क्या होता है देखिए, a⁴m/a⁴n, और एक और तरीके से पूछता है, कहता है a⁴m × a⁴n। ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो
मल्टीप्लाई में क्या रूल चलता है, बेस सेम तो पावर ऐड, है ना, बेस सेम पावर ऐड। तो यहाँ पर देखेंगे बेस सेम है दोनों का, ए है, तो बेस सेम है तो पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो m प्लस n हो जाएगा, है ना। तो बेस सेम पावर ऐड ये किस में होता है, ये हमारा होता है किस में, मल्टीप्लाई में, है ना, मल्टीप्लाई में। अब बात करते हैं डिवाइड में, तो डिवाइड में कैसा होता है, बेस सेम तो पावर सब्ट्रैक्ट, है ना, इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। डिवाइड में क्या करते हैं, पावर माइनस कर देते हैं, और मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, पावर ऐड कर देते हैं। क्लियर है, तो इसका हमें डिवाइड में ही पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा a की पावर m माइनस n, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर है, कह रहा है कि लाभ को कैसे व्यक्त किया जाता है। लाभ को कैसे व्यक्त करते हैं, आपने सुना होगा कि मुझे इतने % का लाभ हुआ, मुझे इतने % का प्रॉफिट हुआ, इतने % का लॉस हुआ, है ना, तो परसेंटेज में ही हम शो करते हैं, है ना। लाभ को हम कैसे व्यक्त करते हैं, परसेंटेज में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है भैया जो आपका साधारण ब्याज होता है ना, इसमें साल को कैसे दर्शाया जाता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको। तो साधारण ब्याज में कह रहा है कि जो साल होता है ना, साल, ईयर, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, तो इसे हम एन से डिनोट करते हैं, है ना। और प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं, इंटरेस्ट को आई से डिनोट करते हैं, है ना, और आर से रेट को डिनोट करते हैं। तो ये चारों याद रखिएगा, क्योंकि इन पर ही बेस्ड न्यूमेरिक क्वेश्चन पूछता है। कहता है कि जो साधारण ब्याज है इसमें पी का क्या मतलब है, आई का क्या मतलब है ना, तो इस तरह से। तो साल को हम एन से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। तो एन हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा होगा, और क्वेश्चन नंबर 12 है बहुत ही बेसिक। कह रहा है भैया ए की पावर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ रहा है। और ये तो काफ़ी बेसिक मैथमेटिक्स हो गई ना, तो फॉर्मूला तो हर किसी को पता ही होगा, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसने किया क्या है ना, थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटजी इसने लगाई। इसने ए स्क्वायर को लिख दिया, फिर माइनस 2ab को पहले लिख दिया, फिर इसने प्लस बी स्क्वायर को लिख दिया, है ना। तो ये स्मार्ट बन रहा है, लेकिन हमारे सामने स्मार्ट नहीं बन सकता। तो ये कहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, है ना, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है एसपी का विस्तारित रूप क्या होता है। एसपी की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। एसपी की फुल फॉर्म क्या होती है, सिलेक्टेड प्राइस नहीं, स्पेशल प्राइस होती है नहीं, सुपर प्राइस होती है नहीं, उसकी फुल फॉर्म होती है सेलिंग प्राइस। क्या होती है, सेलिंग प्राइस। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एसपी पूछेगा और सीपी पूछेगा, सीपी का कॉस्ट प्राइस होता है और एसपी का सेलिंग प्राइस होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, और ये हमसे कह रहा है कि भैया आई को किससे निरूपित करते हैं। जो आई है उस किसको निरूपित करता है, आई। और ये किस में बात कर रहा है, साधारण ब्याज वाले फॉर्मूले में, है ना। साधारण ब्याज वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें आई किसको डिनोट करता है, मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट को डिनोट करता है ना, आई से इंटरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, और ये हमसे कह रहा है साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस तरह से निरूपित किया जाता है। देखिए वही क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था ना, 4 चीज़ें आप याद रखेंगे, पी, आर, एन और आई। इन चीज़ों को याद रखेंगे। ये आपका प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, ये आपका रेट है, ये आपका साल है, ईयर को दर्शाता है, और ये आपका इंटरेस्ट है। ओके, तो यहाँ पर पूछा है किसके बारे में, इसमें पूछा है प्रिंसिपल के बारे में, और प्रिंसिपल किससे डिनोट करते हैं, पी से, है ना, पी से करते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कि हमसे कह रहा है 650 की पावर 0। ये 625 की पावर 0, इसे डिग्री मत समझिएगा, ये 0 है ना। तो यहाँ पर कह रहा है 625 की पावर अगर 0 हो जाएगी तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो याद रखिएगा, किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसका मान 1 होता है ना, क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी पावर 0 है, मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 1। चाहे 1 लाख हो, 1000 हो, कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 1। क्लियर है। तो ये तो बातें आपको पता ही होंगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हो सकता है यहाँ पर आपको चित्र सही से ना दिख रहा हो, तो यहाँ पर ये चित्र कुछ इस तरह से बना हुआ था, है ना। मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा ये क्या है ना। इस तरह से आपको डायग्राम देगा, और यहाँ पर एक एरो की डायरेक्शन होगी और एक यहाँ पर एरो की डायरेक्शन होगी। तो ये हमारा कौन सा होता है, तनाव प्रतिबल नहीं होता है, ये हमारा शेयर स्ट्रेस होता है। क्या होता है, शेयर स्ट्रेस होता है। ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ, देखिए ऑप्शन नंबर सी में हमें मिल रहा है शेयर स्ट्रेस, और यही हमारा क्या है, राइट आंसर है, शेयर स्ट्रेस। ओके, तो इसे आप याद रखेंगे। ये आपका
टॉर्सनल प्रतिबल भी नहीं है, संपीड़न प्रतिबल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बताना है भैया। a प्लस बी की फुल फॉर्म नहीं, बल्कि इसको जो फॉर्मूला है वो आपको बताना है। फुल फॉर्म क्या होता, फॉर्मूला क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको नहीं पता है, बताइए क्या होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, ये होता है ना। लेकिन इसने क्या किया, a स्क्वायर को एज इट इज़ रखा, फिर b स्क्वायर को पहले 2ab को पहले लिख दिया, फिर b स्क्वायर को लिख दिया है ना। तो ये आपका आ गया। ये कहाँ पर दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने आज की इस वीडियो में WCS के 18 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। और ये 18 क्वेश्चंस आपको जो 3 सेट पेपर निमी जारी करता है ना, उन्हीं में से 3 सेट पेपर में से ये 18 क्वेश्चंस को लिया गया है। और इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे क्वेश्चंस यहीं से आपको मिलने वाले हैं आपके CBT एग्जाम में। तो उम्मीद करूंगा आपको मैंने सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझा पाया होगा। बाकी अगर आपको कहीं पर डाउट रह गया है तो एक बार आप कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि अगली वीडियो हमारी आने वाली है इंजीनियरिंग ड्राइंग की। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी मैं आपको 18 क्वेश्चन ही कराने वाला हूँ। और ये 18 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो, मतलब आपके 24 नंबर फिक्स हो जाते हैं, जो कि आपके WCS और ED को मिला करके होते हैं। क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।